यह कहानी एक भयानक लेकिन रहस्यमयी हादसे से शुरू होती है। एक ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक सड़क पर एक हिरण आ जाता है और जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि लगता है हिरण बच नहीं पाएगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो सबको दहला देता है। घायल हिरण धीरे धीरे उठ खड़ा होता है। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही होती हैं, मानो उसके अंदर कुछ भयानक जाग चुका हो। अब वह कोई साधारण जानवर नहीं रह जाता। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है सियोकू नाम के एक आदमी पर, जो एक फंड मैनेजर है। काम में इतना डूबा हुआ कि उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बिखर चुकी है। उसकी पत्नी उससे तलाक ले चुकी है और उसकी बेटी अब उसके साथ रहना तक नहीं चाहती। अब वह तय करता है कि स्वयं को उसकी माँ के पास बुसोसान ले जाएगा। अगली सुबह दोनों स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही ट्रेन चलने ही वाली होती है, तभी एक घबराई हुई लड़की भागती हुई अंदर घुसती है। उस लड़की के पैर पर गहरा जख्म था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे काट लिया हो। मदद के लिए आई वही लड़की अचानक अटेंडेंट पर झपट पड़ती है और उसके कंधे पर जोर से काट लेती है। कुछ ही सेकंड में अटेंडेंट की आंखें बदल जाती हैं, उसका शरीर अकड़ जाता है और वह भी जॉम्बी में तब्दील हो जाता है। फिर वह बेसबॉल टीम के कुछ खिलाड़ियों पर हमला कर देता है। देखते ही देखते पूरा डिब्बा नरक में बदल जाता है। जो लोग अभी तक इंसान हैं, वे जान बचाने के लिए दूसरे डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। इसी बीच सियोकू अपनी बेटी स्वेन को ढूंढ रहा होता है। चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ के बीच उसे न तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है और न ही कहीं उसकी झलक दिखती है। वह किसी तरह एक सुरक्षित डिब्बे की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह एक बोगी में पहुंचता है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। वहां मौजूद हर इंसान अब जॉम्बी बन चुका होता है। तभी पीछे से उसकी बेटी की आवाज़ आती है। सियोकू बिना एक पल गंवाए पलटता है, दौड़कर अपनी बेटी को पकड़ लेता है और किसी तरह दोनों जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। वे बाकी बचे लोगों के साथ एक सुरक्षित डिब्बे में पहुंचते हैं और सियोकू तुरंत दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी तरफ सांगवू भी अपनी पत्नी को बचाते हुए उसी सुरक्षित डिब्बे की तरफ बढ़ रहा होता है। वह झट से दरवाज़ा खोलता है और सांगवू और उसकी पत्नी को खींचकर अंदर कर लेता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन से बिना रुके गुजरती है, प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोग ट्रेन रोकने के लिए दौड़ रहे होते हैं, मदद की गुहार लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां जॉम्बियों का हमला हो जाता है। इसी बीच ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है। बताया जाता है कि वह स्टेशन अब आर्मी के कंट्रोल में है और वही एकमात्र सुरक्षित जगह है। कुछ ही देर में ट्रेन उस स्टेशन पर पहुंच जाती है। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा होता है। न कोई आम इंसान, न ही कहीं सेना के जवान। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल होता है। कुछ यात्री हिम्मत करके धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ज्यादातर यात्री मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सियोकू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर ईस्ट गेट की ओर मुड़ जाता है। वही अजीब सा बेघर आदमी भी उनकी बात सुन चुका होता है, इसलिए वह चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगता है। उधर जैसे ही सारे यात्री मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, सामने से कुछ सैनिक आते हुए दिखाई देते हैं। उन सैनिकों की आंखें लाल होती हैं। वे सब अब जॉम्बी बन चुके होते हैं। अचानक पूरे स्टेशन में भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चारों तरफ बस अफरा तफरी और डर का माहौल छा जाता है। इसी बीच सियोकू ईस्ट गेट तक पहुंचता है, लेकिन वहां न तो कोई आदमी मिलता है, न कोई मदद। जिन सैन्य कर्मियों को वहां होना चाहिए था, वे भी अब जॉम्बी बन चुके होते हैं। यह देखकर सियोकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालात बिगड़ते देख सियोकू घबराकर अपनी बेटी स्वेन की तरफ दौड़ता है। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। वह देखता है कि जॉम्बी स्वेन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। एक जॉम्बी उस पर झपटने ही वाला होता है कि ठीक उसी पल सियोकू कूदकर बीच में आ जाता है। इसके बाद सारे बचे हुए लोग भागते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंचते हैं और फटाफट गेट बंद कर देते हैं ताकि जॉम्बी बाहर ना आ सकें। लेकिन वह गेट सिर्फ कांच का होता है, जो ज़्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं सकता। डर के मारे कुछ लोग गलती से ट्रेन का एक गलत दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर छिपे दर्जनों जॉम्बी बाहर निकल आते हैं। फिर से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी ट्रेन एक सुरंग में घुस जाती है और चारों तरफ खूब अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे में वे एक चौंकाने वाली बात नोटिस करते हैं। जॉम्बी अंधेरे में देख नहीं सकते। ये समझते ही वे बिना शोर किए अगले डिब्बे को चुपचाप पार कर लेते हैं।
इसके बाद सियोकू एक जबरदस्त तरकीब सोचता है। वह स्वयं का मोबाइल जॉम्बियों की भीड़ में फेंक देता है और अपने फोन से उस पर कॉल कर देता है। जैसे ही रिंगटोन बजती है, सारे जॉम्बी उसी आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं और सबको निकलने का मौका मिल जाता है। इस तरह वे सुरक्षित अगले डिब्बे में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी स्क्वा देखता है कि जॉम्बी फिर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। मजबूरी में सब लोग फिर से टॉयलेट में जाकर छिप जाते हैं। अब वे अगली योजना बनाते हैं। 3 मिनट में अगली सुरंग आने वाली है। जैसे ही ट्रेन अंधेरे में जाएगी, उसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें आखिरी डिब्बा पार करना होगा। यंगुक अपनी दोस्त जिन्ही को फ़ोन करके कहता है, हम आ रहे हैं, दरवाज़ा खुला रखना। ये सुनकर जिन्ही बेहद खुश हो जाती है और सबको बताती है कि उसके दोस्त आ रहे हैं। लेकिन योंग सुक सख्ती से मना कर देता है। वह कहता है, वे सब संक्रमित हो चुके होंगे, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कुछ और लोग भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। इसी बीच ट्रेन सुरंग के पास पहुंचती है। जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाता है, सियोकू और उसकी टीम बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ती है और जॉम्बियों के बीच से रास्ता बनाकर अगले डिब्बे की तरफ दौड़ पड़ती है। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है, अचानक रोशनी लौट आती है और उसी पल जॉम्बी उन्हें देख लेते हैं। अब वे पूरी रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। यंग गुक गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन योंग सुक पहले ही सबके मन में इतना डर भर चुका होता है कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। एक तरफ सियोकू और स्वैन मिलकर जॉम्बियों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ यंग गुक पूरी ताकत से गेट पीट रहा होता है। लेकिन दूसरे डिब्बे में मौजूद किसी भी इंसान के दिल में उनके लिए ज़रा सी भी दया नहीं बची होती। आखिरकार यंग गुक हिम्मत जुटाकर खुद ही गेट खोल देता है और अंदर कूद जाता है। उसके पीछे बाकी लोग भी किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं। तभी सांगवू खुद पीछे रुक जाता है। वह सियोकू से चिल्लाकर कहता है, मेरी पत्नी का ख्याल रखना। सियोकू अपनी बेटी और सांगवू की पत्नी को लेकर आगे बढ़ जाता है। पीछे से जॉम्बी गेट तोड़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में वे सांगवू पर टूट पड़ते हैं और उसकी बेरहमी से जान ले लेते हैं। जब सियोकू दूसरे डिब्बे में पहुंचता है तो गुस्से में योंगसुक पर टूट पड़ता है। वह चिल्लाकर कहता है, अगर तुमने समय पर गेट खोल दिया होता तो आज 2 लोग जिंदा होते। लेकिन योंगसुक को कोई पछतावा नहीं होता। उल्टा वह बाकी लोगों को भड़काने लगता है। ये सब जॉम्बियों के बीच से आए हैं, हो सकता है ये सब संक्रमित हों, हमें इन्हें अलग रखना होगा। डर के मारे बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं और सियोकू, स्वैन, गर्भवती महिला और बाकी बचे लोगों को जबरदस्ती एक अलग डिब्बे में भेज दिया जाता है। जिन्ही भी सियोकू के साथ चली जाती है। इधर वह बूढ़ी औरत अपनी बहन को जॉम्बी बनते देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसके दिल में जहर भर जाता है। उसे लगता है कि इन सब की वजह से ही उसकी बहन की यह हालत हुई है। गुस्से और दर्द में वह जॉम्बियों वाले गेट को खोल देती है। जैसे ही गेट खुलता है, जॉम्बी तूफान की तरह अंदर घुस आते हैं। पूरी बोगी में चीख पुकार मच जाती है। हर तरफ अफरा तफरी, लाशें और तबाही फैल जाती है। कुछ ही मिनटों में लगभग सभी लोग संक्रमित हो जाते हैं। उसी वक्त ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुक जाती है। सामने 2 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो चुकी होती है और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। अब इस ट्रेन का आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता है। सबको दूसरी ट्रेन पकड़नी होती है। इसी बीच योंगसुक एक अटेंडेंट के साथ टॉयलेट में छिपा होता है। जैसे ही जॉम्बी पास आते हैं, वह अपनी जान बचाने के लिए उस अटेंडेंट को धक्का देकर जॉम्बियों के हवाले कर देता है और खुद भाग निकलता है। दूसरी तरफ यंगोक और जिन्ही 2 ट्रेनों के बीच की संकरी जगह से निकल रहे होते हैं। तभी पीछे से योंगसुक आता है और जिन्ही को जॉम्बियों की ओर धक्का दे देता है। जिन्ही वहीं संक्रमित हो जाती है और कुछ ही सेकंड में जॉम्बी बन जाती है। यंगुक जिन्ही से बेहद प्यार करता था, उसे इस हाल में देखकर उसका दिल टूट जाता है। लेकिन वह उसे छोड़कर भागता नहीं, वह वहीं रुक जाता है और अगले ही पल जिन्ही उसे काट लेती है। यंगुक भी जॉम्बी में बदल जाता है। तभी सामने से एक जलती हुई ट्रेन पूरी रफ्तार से आती है और दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। जोरदार धमाका होता है। इस भीषण टक्कर में सियोकू और गर्भवती महिला जॉम्बियों से भरी ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। चारों तरफ आग, धुआं, चीखें और मौत का तांडव फैल जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन को एक खाली ट्रेन मिल जाती है। वह तुरंत बाहर निकलकर योंगसुक की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन योंगसुक की स्वार्थी सोच यहाँ भी सामने आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह कैप्टन को जॉम्बियों की तरफ धक्का दे देता है और खुद भाग निकलता है। कुछ ही पलों में कैप्टन जॉम्बियों का शिकार बन जाता है। इधर
सियोकू किसी तरह ज़ॉम्बियों से भरी ट्रेन के नीचे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी वही बेघर आदमी आगे आता है और खुद ज़ॉम्बियों के सामने खड़ा हो जाता है ताकि बाकी लोग बच सकें। अपनी जान की कुर्बानी देकर वह सियोकू, गर्भवती महिला और स्वैन को निकलने का मौका दे देता है। उसके इस बलिदान की वजह से तीनों किसी तरह सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। अब उनके सामने अगली चुनौती होती है, एक चलती हुई ट्रेन तक पहुंचना। पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बी पूरी ताकत से उनका पीछा कर रहे होते हैं। हालात बेहद डरावने होते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। दौड़ते हुए, गिरते पड़ते किसी तरह वे चलती ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, मगर कुछ ज़ॉम्बी ट्रेन से लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन की रफ्तार कम होने लगती है। सियोकू पूरी हिम्मत से उन्हें हटाता है और इंजन की तरफ बढ़ता है। वहीं उसे योंगसुक दिखाई देता है। अब वह संक्रमित हो चुका होता है, लेकिन अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना होता। अचानक वह सियोकू पर हमला कर देता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त संघर्ष होता है, लेकिन इसी दौरान योंगसुक सियोकू के हाथ पर काट लेता है। सियोकू समझ जाता है कि अब वह भी संक्रमित हो चुका है। वह बिना समय गंवाए योंगसुक के साथ ट्रेन से कूद जाता है। नीचे गिरते ही योंगसुक की कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन सियोकू किसी तरह बच जाता है। हालांकि अब वह जानता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वह तुरंत गर्भवती महिला और अपनी बेटी स्वैन को कैप्टन के केबिन में ले जाता है और उन्हें ट्रेन चलाने की ज़रूरी बातें समझाता है। फिर वह चुपचाप बाहर आ जाता है। अकेले बैठकर वह अपनी बेटी के साथ बिताए पलों को याद करता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बस इस बात की तसल्ली होती है कि उसकी बेटी अब सुरक्षित है। सियोकू चलती ट्रेन से कूद जाता है ताकि वह अपनी बेटी और उस अजन्मे बच्चे को कभी नुकसान न पहुंचा सके। उधर स्वैन फूट फूट कर रो रही होती है। कुछ दूर आगे जाकर ट्रेन बुसान स्टेशन पर रुकती है। स्वैन और गर्भवती महिला नीचे उतरती हैं और एक अंधेरी सुरंग से होकर आगे बढ़ती हैं। वहाँ हथियारों से लैस सैन्यकर्मी तैनात होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये दोनों इंसान हैं या संक्रमित। आदेश साफ होता है, ज़रा सी भी आशंका हुई तो गोली चला दी जाएगी। तभी उस सन्नाटे में स्वैन की मासूम आवाज़ गूंज उठती है। वह वही गीत गाने लगती है जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी और जो उसने अपने पिता के लिए तैयार किया था। वे तुरंत आगे बढ़ते हैं और स्वैन वह उस महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। और इसी के साथ ख़त्म होती है एक ऐसे पिता की कहानी जिसने अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।